हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसके पहले जो टॉपिक था रन फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का, उसका क्या टाइप मतलब इंट्रोडक्शन क्या था, क्या उसके टाइप्स थे और उसकी हिस्ट्री क्या थी, इन सब की चीज़ों के बारे में हमने देखा। अगर आप लोग चाहें तो हम उसको एक बार शॉर्टली में रिवाइज करवा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि जो शुष्क भूमि कृषि है वो किसका भारतीय कृषि में एक विशिष्ट स्थान है। शुष्क भूमि मतलब हम लोग जानते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है और वर्षा पर आधारित होती है ना, वहाँ पे कृषि करने के लिए जो वर्षा होती है उसी पे आधारित हम लोग खेती करते हैं। और शुष्क भूमि का जो टाइप्स थे उसमें हमने देखा था कई सारे टाइप्स थे, है ना। और इसमें जो शुष्क भूमि का स्थान क्षेत्र होता है वो 67% खेती करने के लिए था और 44% खाद्यान्नों में था। 40 और 60% मानव और आबादी पशुधन था। ठीक है, यही सब चीज़ें थी। और इसमें जो इसके टाइप्स हैं वो कैसा था, ड्राई फार्मिंग था, ड्राई लैंड फार्मिंग था और रनफेड फार्मिंग था, है ना। तो जो शुष्क फार्मिंग ये होती है ड्राई फार्मिंग, इसमें क्या होता है, इसमें 750 mm से कम वर्षा होती है। जबकि इसमें जो ड्राई लैंड फार्मिंग होता है उसमें 750 से 1150 के बीच ही होती है वर्षा। और एक 750 से 1150 के बीच मतलब मिलीमीटर के हिसाब से वर्षा होती है। ठीक है। और जो ये वर्षा आधारित है उसमें 1150 से अधिक या उससे ऊपर भी हो सकता है ना। तो सबसे ज़्यादा फसल की संभावना नष्ट होने की संभावना किसमें होती है, ड्राई फार्मिंग में। और उसके बाद उसको जो खेती भूमि खेती है यानी ड्राई लैंड फार्मिंग है उसमें होता है। फिर रैन फेड फार्मिंग में बहुत कम होती है। रैन फेड फार्मिंग में ज़्यादा मतलब फसल के नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। जबकि शुष्क खेती में हम लोग कितने 75 दिन की अवधि वाली फसलों को उगाते हैं। और जो ये ड्राई लैंड फार्मिंग होती है उसमें हम लोग को 75 से 120 दिन वाली, और जो ट्रांसफर फार्मिंग उसमें 120 या उससे अधिक वाले दिन है। ठीक है, ऐसी फसलों का हम लोग बुआई करते हैं। और हिस्ट्री और जो देखते रहे हिस्ट्री में हमने देखा था कि प्राचीन और मध्यकालीन काल था उसमें। और इसी तरह मध्यकालीन काल भी था और क्या कहते हैं औपनिवेशिक युग था। औपनिवेशिक स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, सरकारें अब क्या कामें कर रही हैं सिंचाई के प्रति लेकर, खेतों की मतलब देखभाल सुरक्षा को लेकर। ठीक है, शुष्क भूमि को में कैसे अधिक से अधिक उपज ली जा सके, इन सारी तकनीकों का उपयोग बता रहे हैं जो गवर्नमेंट है हमारी। ठीक है। और प्रौद्योगिकी प्रगति हमने देखा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब जिसमें जैसा कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी विकसित की जा रही है जिसके कारण कि अधिक से अधिक फसल की उपज हो। ड्राई लैंड फार्मिंग पे भी या ड्राई फार्मिंग जो भी जैसा भी करें। ठीक है, क्योंकि पानी तो मिलने से रहा, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जल का स्तर धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है ना। तो वर्तमान जो पहल है, क्योंकि वर्षा हो नहीं रही है अच्छे से इसी वजह से। और वर्तमान जो पहल है यानी करंट इनिशिएटिव, तो करंट इनिशिएटिव में काफ़ी सारे पहल हैं जिसको सरकार द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रैनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारत में वर्षा आधारित कृषि की समस्याएं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अनियमित वर्षा पैटर्न, मतलब ये वर्षा जो होता है कि कहीं कहीं क्या होता है अधिक वर्षा हो जाता है, कभी कभी वर्षा किस महीने में होना चाहिए किस महीने में होता है तो लेट हो जाता है इसी वजह से। तो कह रहे हैं भारत में वर्षा अत्यधिक परिवर्तनशील है जिसके कारण वर्षा के समय मात्रा और वितरण में अनिश्चितता बनी रहती है। कहने का मतलब यही है कि वर्षा में जो वितरण अनिश्चितता है, यानी कहीं ज़्यादा वर्षा हो गई कहीं कम वर्षा हो गई, कहीं कभी वर्षा लेट से शुरू हो रही है कभी जल्दी ख़त्म हो जा रही है ना। तो ये समय कभी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है इस पे। और जो अपर्याप्त या असमान वर्षा के परिणाम स्वरूप जल तनाव हो सकता है, यानी कि कम जल हो जाता है कभी कभी। और जो फसल की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जिससे उपज में हानि हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत अधिक वर्षा हो गई तब पर भी खेत में कमी हो जाए, जल में की अधिकता की वजह से फसल नुकसान होगा। और अगर वर्षा बहुत कम हुई है तो फसल सूखा के कारण नष्ट हो जाएगी, है ना। जल की कमी और सूखा हम लोग देखते हैं, वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट्स क्या होते हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, विशेषकर सूखे और अकाल के दौरान, क्योंकि गर्मियों में खासकर देखें तो वहाँ पे वर्षा होगी नहीं, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही वर्षा होगी। तो इसी वजह से वहाँ पे उन टाइम पे वर्षा के जल के बहुत अधिक मतलब को प्रभाव मतलब देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूखा पड़ जाता है, वर्षा होती नहीं, इसी वजह से पानी की बहुत अधिक कमी हो जाती है। लोग खेती नहीं कर पाते हैं पानी की कमी की वजह से। और सिंचाई के लिए जल की सीमित पहुंच से फसल उत्पादकता प्रभावित होती है। जो सिंचाई के लिए जल की सीमित पहुंच से फसल उत्पादकता प्रभावित होती है तथा वर्षा की परिवर्तनशीलता के प्रभावों को कम करने की किसानों की क्षमता कम हो जाती है ना। वही चीज़ है जो मैं भी बता रहा हूँ कि सिंचाई के लिए जल की बहुत सीमित पहुँच हो जाती है, मतलब बहुत कम मात्रा में सिंचाई की जल की उपलब्धता में होती है और फसल उत्पादकता इससे प्रभावित होती है, क्योंकि फिर जब जल की अच्छी मात्रा नहीं पाएगी फसल तो उसमें उपज कहाँ से होगा, है ना। तो इसी वजह से परिवर्तनशीलता के प्रभाव का भी कम करने के किसानों की क्षमता कम हो जाती है। कितना भी कम करें इसी वजह से, यही चक्कर है इसे, है ना। और हम लोग इसमें देखते हैं आगे जो नंबर है मृदा अपरदन और क्षरण भी होता है ना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं टॉपिक जो देख रहे हैं, टॉपिक का नाम ही है भारत में वर्षा आधारित कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। तो पहला नंबर क्या समस्या था, अनियमित वर्षा पैटर्न, है ना, इरेटिक रेनफॉल कोई पैटर्न था। और दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं जल की कमी और सूखा, है ना, वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट से क्या क्या जल की कमी हो गई और सूखा पड़ गया, है ना। तो इसी वजह से अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर में है मृदा अपरदन और क्षरण, यानी जो मृदा अपरदन होता है किसकी वजह से, वर्षा की वजह से। अगर वर्षा हुई तो भी मृदा अपरदन होता है, मतलब
जल के बहाव के कारण अगर वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ने की वजह से भी मृदा का अपरदन होता है, हवा के द्वारा उड़ जाती है मृदा, है ना। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में विशेष रूप से ढलानी वाली भूमि पर भारी वर्षा के कारण मृदा अपरदन की संभावना रहती है। यानी कह रहा है जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, यानी रैनफेड फार्मिंग वाले एरियाज हैं, वहाँ पे ढलान वाली भूमियों पर क्या होता है, भारी मृदा अपरदन होता है। भारी वर्षा के कारण मृदा अपरदन भी बहुत अधिक होने की संभावना रहती है। मृदा अपरदन से मृदा की उर्वरता क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर की जो परत होती है वो हट जाती है, इसी वजह से उसकी उर्वरता कम हो जाती है और ऊपरी मृदा नष्ट हो जाती है तथा जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जिससे फसल उत्पादकता प्रभावित होती है। ये है तीसरा नंबर समस्या। उसके बाद चौथा नंबर समस्या हम लोग क्या देखेंगे, कम पोषक तत्व उपलब्धता। कम पोषक तत्व उपलब्धता में क्या है, लो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। वर्षा आधारित क्षेत्रों में क्या होता है, अक्सर मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व ऊपर की सतह पे होते हैं वो क्या होते हैं, वर्षा के कारण उस मृदा अपरदन हो जाता है, तो उनकी पोषक तत्व जो होती है वो नीचे की ओर चली जाती है और वहाँ के जो मिट्टी होती है उनकी उर्वरता कम हो जाती है, ठीक है। कह रहे हैं ना, तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता भी कम होती है। उर्वरकों और जैविक आदानों से तक सीमित पहुंच से पोषक तत्वों की कमी और बढ़ जाती है, जिससे फसल की पैदावार प्रभावित होती है। सीधी सी बात है, अगर उर्वरक पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, ठीक, तो उनकी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी और फसल में उपज पर प्रभाव पड़ेगा, फसल बहुत कम होगी, है ना, अच्छी फसल नहीं होगी। और हम लोग आगे देखते हैं लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी सिंचाई सुविधाओं का अभाव। सिंचाई सुविधाओं का अभाव मतलब जहाँ पे वर्षा आधारित कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा के पर ही लोग निर्भर हैं खेती करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती हैं ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि वो लोग वर्षा पे ही आधारित होते हैं। और जब वर्षा होती है तो उसी टाइम पे खेती करते हैं, जब तक होता है तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद खेती कार्य नहीं कर पाते हैं। सिंचाई के बुनियादी ढांचे का अभाव किसानों की जल्द उपलब्धता को नियंत्रित करने और वर्षा में उतार चढ़ाव के अनुकूल ढलने की क्षमता को सीमित करता है, ठीक है। जो सिंचाई के बुनियादी ढांचे का अभाव है वो किसानों की जल उपलब्धता को नियंत्रित करने और वर्षा में उतार चढ़ाव के अनुकूल ढलने की क्षमता को सीमित करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका जो छठा नंबर है, छठा नंबर ऋण और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच। कहने का मतलब जो लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी है, छोटे पैमाने पर वर्षा आधारित किसानों को अक्सर ऋण और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब जो छोटे किसान हैं, छोटे पैमाने पर होते हैं, उन पर जो वर्षा आधारित किसान हैं, मतलब जो जैसे कुछ छोटे किसान होते हैं ना कि वो वर्षा आधारित खेती ही करते हैं, तो उनको अक्सर ऋण और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने में क्या होता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर वर्षा हुई, फसल अच्छी हुई, तो अगले समय में उनको कृषि मतलब बैंक द्वारा ऋण मिलेगा, नहीं फिर पता लगा पहले से ही ऋण लेके बैठे हैं और बाद में फिर उनको फसल अच्छी नहीं हुई तो वो फिर ऋण नहीं ले सकते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि पिछला ऋण तो अभी वो चुका नहीं पाए। इसी वजह से अगर फसल अच्छी हो जाती है तो ऋण भी चुक जाता है, चुका देते हैं और अगला फिर ऋण ले सकते हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और पुरानी कृषि पद्धतियाँ उन्नत तकनीकें और प्रौद्योगिकी को अपनाने की उनकी क्षमता, ठीक, में बाधा डालती है। क्या करती है, जो अपर्याप्त वित्तीय संसाधन है और पुरानी कृषि पद्धतियाँ हैं वो उन्नत तकनीकी और प्रौद्योगिकी को अपनाने की। कहने का मतलब कि ये क्या है, बहुत से किसान ऐसे हैं, पहली बात तो उनके पास वित्तीय संसाधन की कमी है और दूसरा नंबर वो पुरानी कृषि पद्धतियों को ही अपना रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से वही कृषि को पद्धतियों को अपनाते हुए काम करते चले आ रहे हैं और उन्हें उन्नत तकनीकी और प्रौद्योगिकियों को अपनाने की उनकी क्षमता में क्या होती है, बाधा डालती है। ठीक, ये चीज़ें हैं हमने इसमें देख लिया है, क्या क्या जो देखा है, एक बार फिर सबको मृदा अपरदन और क्षरण देखा, कम पोषक तत्व उपलब्धता देखा, सिंचाई सुविधाओं का अभाव देखा, ऋण और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच देखा, है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसके आगे कि जो भारत में वर्षा आधारित किसी की संभावनाएं यानी अपॉर्चुनिटीज़, है ना, और अवसर हैं, वही सब अवसर जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या क्या अवसर हो सकते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला नंबर क्या है, क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप वेराइटीज़, यानी जलवायु लचीली फसल किस्में, है ना। जलवायु लचीली यानी रेजिलेंट मतलब लचीली होता है, क्रॉप वेराइटीज़ यानी क्रॉप फसल, वेराइटीज यानी किस्में। जलवायु अनुकूल फसल किस्मों के विकास और संवर्धन से, ठीक, जो विकास और संवर्धन से वर्षा आधारित कृषि की परिवर्तनशील जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूल क्षमता में वृद्धि हो सकती है। कैसा, जो जलवायु अनुकूल फसल किस्मों के विकास, जलवायु अनुकूल फसल जो किस्म होते हैं, जो जलवायु के प्रति अनुकूल किस्में होती हैं, उनका संवर्धन और से वर्षा आधारित कृषि की परिवर्तनशील जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूल क्षमता में वृद्धि हो सकती है। और जल संचयन और प्रबंधन यानी वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, यानी जल संचयन तकनीकों का कार्यान्वयन, जैसे कि चेक डैम हो गया, कृषि तालाब और समुच्च मेड़बंदी का निर्माण जल की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे जल वर्षा हो रही है तो उसमें क्या करें, हम चेक डैम बना के वर्षा को कलेक्ट कर सकते हैं, जल को, वर्षा जल को, और कृषि तालाब हैं वो जो वहाँ पे उसको जल को हम एकत्रित कर सकते हैं ताकि हमें बाद में कृषि कार्यों में उपयोग कर सकें। समुच्च मेड़बंदी का निर्माण करके खेतों में हम लोग जल की सिंचाई को काफ़ी अधिक तक बढ़ा सकते हैं, जल का स्तर को, एक जल की उपलब्धता को बढ़ा सकता है और मिट्टी की नमी को बनाए रखने में भी सुधार कर सकता है, यानी मिट्टी की नमी में भी बरकरार रहेगा। संरक्षण कृषि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आता है, यानी न्यूनतम जुताई करेंगे जिससे मृदा
की जो खेत होती है, खेत की मृदा की नमी होती है, वो क्या होगी, उड़ेगी नहीं। फसल अवशेष प्रतिधारण और आवरण फसल जैसी संरक्षण कृषि पद्धतियों को अपनाने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो फसल अवशेष प्रतिधारण और आवरण फसल जैसी मतलब कि जो खेतों में क्या करते हैं, पुआल उगाल बिछा देते हैं, मल्चिंग को अपनाते हैं ना, संरक्षण कृषि पद्धतियों को अपनाने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और कटाव कम होगा मृदा का, और नमी का संरक्षण हो सकता है। ठीक। एकीकृत कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि जो फसलों हैं, फसलों में मतलब पशुधन और कृषि तकनीक, कृषि वानिकी को मिलाकर एकीकृत कृषि प्रणालियाँ संसाधनों के उपयोग को बढ़ा सकती हैं, आय के स्रोतों में विविधता ला सकती हैं और समग्र कृषि उत्पादकता में क्या कर सकती हैं, सुधार ला सकती हैं। जो आय के स्रोतों में विविधता ला सकती हैं और जो समग्र कृषि उत्पादक है उसमें क्या करेगी, सुधार करेंगी, है ना। ये एकीकृत कृषि प्रणाली है, क्योंकि एकीकृत कृषि प्रणाली में हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कृषि कार्यों को संपन्न करते हैं। अब आते हैं उन्नत विस्तार सेवाएं यानी इम्प्रूव्ड एक्सटेंशन सर्विस। विस्तार सेवाओं और ज्ञान साझाकरण प्लेटफार्मों को मजबूत करने से किसानों और वर्षा आधारित कृषि तकनीकों पर अद्यतन जानकारी, सर्वोत्तम अभ्यास और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि विस्तार सेवाओं और ज्ञान साझाकरण यानी कि जब विस्तार सेवाओं का विस्तार होगा, बहुत अधिक से अधिक लोगों को मतलब ये हेल्प मिलेगी और उनको उनके साथ ज्ञान का साझाकरण किया जाएगा, मतलब उनके द्वारा एक दूसरे को जो नई नई टेक्नोलॉजियाँ हैं उनको क्या करेंगे, इनको तकनीकें हैं उनको एक दूसरे के साथ बांटेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, प्लेटफॉर्म को मजबूत करने से किसानों को मतलब देखो, साझाकरण प्लेटफॉर्म का मतलब यही है कि लोगों के साथ उठना बैठना, उनको इसके प्रति जागरूक करना, यही सब चीज़ें हैं। और किसानों को क्या करना, वर्षा आधारित कृषि तकनीकों पर अद्यतन जानकारी यानी कृषि तकनीक जो हैं उन पर उनको अद्यतन जानकारी, सर्वोत्तम अभ्यास मतलब अच्छा से अच्छा अभ्यास कराएं और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण प्रदान कराएंगे जिससे वो नई नई तकनीकों के बारे में जानेंगे और अधिक उपज में वृद्धि होगी, फसल उपज में। सरकारी सहायता और नीतियाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी क्या है ना। तो सरकार वर्षा आधारित कृषि को उन नीतियों के माध्यम से समर्थन दे सकती है जो वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों में निवेश, अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देती हैं। यानी मतलब ये है कि सरकार जैसे वर्षा आधारित कृषि को उन नीतियों के माध्यम से समर्थन दे सकती है किन, जो वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों में निवेश, अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देती हैं। उस पर ही सरकारी सहायता भी, सरकार भी वर्षा आधारित कृषि को मतलब उन्हीं लोगों के वो नीतियों के माध्यम से समर्थन देती है, सरकार भी। ठीक है, और टिकाऊ वर्षा आधारित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं। यानी जो किसान हैं उनके लिए टिकाऊ वर्षा आधारित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, किसानों को क्या करना चाहिए, किसानों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में ये सब सारी चीज़ों को डिस्कशन किया है। हमने अभी तक इस क्लास में क्या क्या देखा, क्या क्या हमारे मतलब भारत में वर्षा आधारित कृषि की संभावनाएं क्या हैं, क्या अवसर हैं, और भारत में जो वर्षा आधारित कृषि की क्या समस्याएं हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और आगे की क्लास को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, और नोट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लीजिए आप। थैंक यू।